एपिसोड 154। कुहू और पीहू का मिलन, वंश इस पागलपन। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। राठौड़ मेंशन। पीहू का सर इस वक्त अक्षय के सीने में था। उसने कस के अपने कानों पर दोनों हाथ रख दिए थे। गन शॉट की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान हैरान था। तभी पीहू ने अपना चेहरा अक्षय के सीने से निकालकर सामने देखा। सामने वंश घुटनों के बाल जमीन पर बैठा हुआ था, क्योंकि अक्षय ने एक हाथ से उसके पैरों पर शूट कर दिया था। वंश के पैरों से लगातार खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा हो, बल्कि वह नफरत भरी नजरों से अक्षय को घूर रहा था। वंश ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय मल्होत्रा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मेरी ब्यूटीफुल को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। वंश की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू को धीरे से अपनी गोद से नीचे उतर। पीहू भी चुपचाप अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है वंश राठौर, जब कुत्ते की मौत आती है कुत्ता ऐसे ही भौंकता है, पर मैं तुझे इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। तूने जो भी किया है उसकी सजा मौत नहीं, बल्कि उसकी सजा तेरी बर्बादी है। तुझे कुत्ते की तरह रास्ते पर भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा। तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तू उसे दिन के लिए खुद को कोसेगा जब तूने मेरी पीहू पर नजर डालने की हिम्मत की, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि अक्षय मल्होत्रा क्या चीज है। अक्षय की बात सुनकर वंश ने ऊपर उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो अक्षय मल्होत्रा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि पीहू मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुम हम दोनों के बीच आए हो, तुम्हें हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। मैं किसी भी कीमत पर पीहू को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। 5 साल इंतजार किया है मैंने उसके लिए। 5 सालों तक लंदन में उसकी याद में तड़पता था, और 5 साल बाद जब मैं उसके पास वापस जाना चाहता था, तब तूने उससे शादी कर ली। मैं तो तेरी जान लेना चाहता था अक्षय मल्होत्रा, पर मुझे सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बस अपनी पीहू को लेकर यहाँ आ गया। पर तू यहाँ भी उसके पीछे पीछे हमारी जिंदगी खराब करने के लिए आ गया। तुम हमारी जिंदगी से चल क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, किसी और से शादी करो, मेरी पीहू को छोड़ो। वंश की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, वह मेरी बीवी है, उसे अपनी कहना बंद करो। और रही बात किसी और से शादी करने की, तो वह इस जिंदगी में तो नहीं करूंगा। अक्षय मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ पीहू मल्होत्रा का है और उसी का रहेगी मरते दम तक। अक्षय मल्होत्रा सिर्फ अपनी पीहू से प्यार करता रहेगा। अक्षय की बात सुनकर वंश ने कहा, तो तुझे मारना होगा, क्योंकि तू पीहू को छोड़ नहीं सकता और मैं अपनी पीहू को तेरे साथ देखा नहीं सकता। अक्षय मल्होत्रा, इतना कहकर वंश ने उठने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अक्षय ने उसके दूसरे पर भी एक गन शूट कर दी। वंश फिर से घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गया। इस बार उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार कहूँ, मेरे सामने आवाज ऊंची मत किया करो, मुझे किसी की तेज आवाज पसंद नहीं, गुस्सा आता है मुझे। अक्षय की बात सुनकर वंश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी पीहू को मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकते, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुझे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। जिस किसी इंसान से तू सबसे ज्यादा प्यार करता होगा उसे तेरी जिंदगी से अलग कर दूंगा। अगर तूने मेरी पीहू को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचा भी तो। वंश की बात सुनकर अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर पीहू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या लगा रखा है? मेरी पीहू, मेरी पीहू मैं कभी तुम्हारी नहीं थी। तुमने मेरी कॉलेज लाइफ बर्बाद कर दी। अपने पागलपन की वजह से तुमने न जाने कितने बेकसूर लड़कों की जान ले ली। क्या गलती की थी? उन लोगों ने सिर्फ मुझे लाइक करते थे, पर कभी मुझे परेशान नहीं किया था। पर तुम एक सन की पागल हो, तुमने बेवजह उन सभी को मार डाला। पीहू की बात सुनकर वंश ने अपने घुटनों को पर हाथ रखकर अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम मेरा जुनून होती हो, तुम्हारे सिवा आज तक का भी कोई लड़की यहाँ पर नहीं आई। इतना कहकर उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया।
और तुम मेरे दिल में पिछले 5 सालों से हो, तुम्हारी जगह में किसी और को नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरा पागलपन, मेरा जुनून हो। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा फिर भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। वंश की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे अक्षु को टक्कर दे सको। पीहू की बात पर वंश ने शैतानी हंसी के साथ कहा, जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं किसे खोने से डरूंगा। पीहू, अब तुम भी मुझसे दूर जा रही हो। देखना, तुम सबकी तबाही मेरे हाथों लिखी है। अगर मैं तबाह होऊंगा तो तुम्हें भी तबाह करूंगा। वंश की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुझे क्या लगता है तू मेरे परिवार को तबाह करेगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तेरी इतनी बुरी हालत करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। इतना कहकर अक्षय ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसके मुंह से आवाज ना निकल सके, यह चिल्लाना चाहे पर यह सीख ना सके। इसे इतना टॉर्चर करो और इसके मुंह पर पट्टी बांधना ताकि यह चाह कर भी चिल्ला ना सके। अक्षय की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर पड़े वंश को उठाया। वंश के दोनों घुटनों पर अक्षय ने गन शूट की थी, जिस वजह से उसके घुटनों से खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वह लगातार अक्षय और पीहू को खूनी नजरों से घूर रहा था, जैसे दोनों को अभी के अभी मार डालेगा। वंश ने जाते हुए पीहू की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना पीहू, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा और वह भी बहुत जल्दी। मेरी बात याद रखना, वंश राठौर तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। वंश बार बार यही सब कह रहा था। बॉडीगार्ड्स उसे खींच कर ले जा रहे थे। वहीं उसकी बात सुनकर पीहू डर से अपनी जगह पर कांप रही थी। भले ही वह जानती थी कि अक्षय काफी पावरफुल है, पर वंश की ऐसी खतरनाक बातें उसके दिल में डर महसूस करने के लिए काफी थी। पहले से ही उसने वंश के पागलपन को देखा था। वंश ने उसकी कॉलेज लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, उसे इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया था कि पीहू डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि वह खुद को खत्म भी करना चाहती थी। वंश को ज्यादा देखकर पीहू बार बार वंश के शब्दों को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। तभी अक्षय ने पीहू को फिर से गोद में उठा लिया। अभी भी वह काफी कमजोर थी, उसके हाथ और पैरों पर कहीं चोट के निशान थे। पीहू ने अक्षय के गले में दोनों बाहर डालकर घबराते हुए कहा, अक्षु, वह कुछ करेगा तो नहीं ना? उसने कहा है कि वह हमारी फैमिली बर्बाद कर देगा। उसने कुछ किया तो हम क्या करेंगे? पीहू ने घबराते हुए कहा। पीहू के चेहरे पर दर्द देखकर अक्षय ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं क्या लगता है वंश राठौर इस तरह की धमकी देगा और मैं उसे खुला छोड़ दूंगा ताकि वह हमारे परिवार को बर्बाद कर सके? अक्षय मल्होत्रा इतना बेवकूफ नहीं है बीवी, इसलिए तुम चिंता मत करो उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो और चुपचाप घर चलो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने कुछ नहीं कहा, वह चुप हो गई। उसे अक्षय पर पूरा भरोसा था, पर फिर भी उसके दिमाग में बार बार वंश की बातें चल रही थी। उसने खुद से कहा है, भगवान जी, बस इस बार हमारी जिंदगी में कुछ परेशानी मत आने देना। आपने हमारी पिछली जिंदगी तो हमसे छीन ली थी, पर यह तो जिंदगी आपने हमें फिर से जीने का मौका दिया है, इसमें किसी को परेशानी मत लाने देना। मुझे बस अपने अक्षु, अपनी कुहू के साथ एक हैप्पी लाइफ जीनी है। कुछ देर बाद अक्षय पीहू को लेकर अपने लंदन में बने घर में पहुंचा। उसने पीहू को रूम में लिटा दिया और एक डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पीहू की चोटों पर ड्रेसिंग कर दी और डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद पीहू चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। ज्यादा थकावट होने के कारण वह जल्दी ही सो गई। कुछ देर बाद अक्षय ने उसे उठाकर डिनर करवा दिया और उसे वापस सुला दिया, क्योंकि उसे इस वक्त सोने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली सुबह जब पीहू की आंख खुली तब उसने अपने बगल में देखा, वहां पर अक्षय बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था।
उसने अक्षय की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर पीहू झटके से उठकर बैठ गई, क्योंकि उसे आवाज को पीहू अच्छे से पहचानती थी। यह आवाज किसी और की नहीं, उसकी बेटी कुहू की थी। पीहू जो कि अक्षय को बुलाने वाली थी, कुहू की आवाज कानों में पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, अक्षय जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुहू की आवाज सुनकर वह भी दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरवाजे पर अपनी बेटी को देखकर अक्षय और पीहू दोनों खुश हो गए। तभी अक्षय ने मन ही मन कहा, बच्चे को यहाँ पर लेकर कौन आया है, वह भी उसकी इस कंडीशन में। अक्षय और पीहू जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए, तभी छोटी सी कुहू दौड़ते हुए सीधा जाकर बेड पर चढ़ गई और पीहू से लिपट गई। उसने पीहू को कस के गले लगाकर रोनी आवाज में कहा, मम्मी आपको किसने किडनैप किया था? डैडी ने आपको बचा लिया। बेबी आपके बिना बहुत सैड फील कर रही थी। कुहू की बात सुनकर और उसे गले लगाने के बाद पीहू ने भी सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। पिछले 3 दिनों से अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। दोनों माँ बेटी को एक दूसरे के गले लगा देखकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अक्षय अच्छे से जानता था कि दोनों के बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर दोनों का दिल का रिश्ता कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यह अक्षय से बेहतर कौन जान सकता था। तभी दरवाजे के बाहर वसुधा जी, संगीता जी, संजय जी, साहिल, सात्विक सभी आ गए। सभी लोगों ने अंदर पीहू और कुहू को देखकर चाहे मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया, क्योंकि देखकर उनमें से कोई उसे रोक नहीं पाया था। कुहू ने तो दवाइयाँ और खाना पीना खाने से ही मना कर दिया था और उसकी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इस तरह से अपनी दवाइयाँ या फिर खाना पीना इग्नोर करे, जिस वजह से आखिर में सभी लोग उसे लंदन लेकर आ ही गए थे। और यहाँ आने के बाद उन्हें अक्षय के पर्सनल बॉडीगार्ड से पता चला था कि अक्षय ने पीहू को ढूंढ लिया है और पीहू इस वक्त उनके लंदन वाले घर पर मौजूद है। यह सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे और कुहू को लेकर वहां आ गए। एपिसोड 155, हसीन लम्हे बुरा सपना। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय प्यार से अपनी दोनों लाइफ लाइन को देख रहा था। उसकी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई था तो उसकी बेटी और उसकी बीवी। आज दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। कुहू ने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी मासूम सी बेटी की बात सुनकर पीहू ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मी भी आपके बिना नहीं रह सकती। बेबी मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आपसे करती हूँ। आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आप तो मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन हो। पीहू की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अक्षय जो दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा रहा था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, और मैं। पीहू और कुहू ने एक साथ अक्षय की तरफ देखा और दोनों हंसने लगी। उन दोनों को हंसाता देखकर अक्षय ने दोनों को एक साथ अपनी बाहों में पड़कर सीने से लगाते हुए कहा, और आप दोनों मेरी लाइफ लाइन हो। उन तीनों की एक छोटी सी आपकी फैमिली को देखकर सभी घर वाले जो दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वसुधा जी ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, है भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि जो करना हो हमारे साथ कीजिए। बस हमारे अक्षय, हमारी कुहू और पीहू तीनों को हमेशा साथ रहने दीजिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए भगवान। वसुधा जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, क्योंकि फ्लाइट से आने के बाद उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और पीहू भी रात को ज्यादा नहीं खा पाई थी। ताकि होने के कारण इस वक्त पीहू के बगल में कुहू बैठी हुई थी
और पीहू अपने हाथ से उसे हल्का खाना खिला रही थी। ऑपरेशन होने के कारण को ज्यादा ऑयली या फिर जंक फूड नहीं खा सकती थी, उसे लाइट फूड ही खाना था। पीहू उसे खिचड़ी खिला रही थी। कुहू जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, वह चुपचाप अपनी मम्मी के हाथ से सब कुछ बहुत प्यार से खा रही थी, जैसे जो कुछ भी वह खा रही हो दुनिया की सबसे टेस्टी चीज हो। सभी लोग दोनों माँ बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वसुधा जी ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, कुहू, जब मैं आपको खिचड़ी खिला रही थी आपको तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और अब जब पीहू आपको खिला रही है आप तो बहुत मजे से खा रही हो। वसुधा जी की बात सुनकर कुहू ने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि यह मेरी मम्मी खिला रही है और कुहू की मम्मी जो भी खिलाती है वह अपने आप टेस्टी हो जाता है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखने लगी। पीहू ने भी मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखा। कुछ देर बाद सभी लोगों ने अपना खाना कंप्लीट किया। इस वक्त सुबह के 11 रहे थे। घर के सभी लोग इस वक्त घर में मौजूद थे। कुहू और पीहू तो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जहां भी पीहू जाती को उससे चिपक कर बैठ जाती। सभी लोग समझ रहे थे कि छोटी सी कुहू के दिल में डर बैठ गया है कि कहीं उसकी मम्मी फिर से उसे दूर ना हो जाए। बचपन से सभी ने देखा था कि कुहू अपनी मम्मी के लिए कितनी ज्यादा तरसती थी, और अब जब उसकी जिंदगी में उसकी मम्मी थी तो कुहू किसी भी कीमत पर अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती थी। पीहू भी कुहू के चेहरे पर खुद को खोने का डर महसूस कर सकती थी, जिस वजह से वह भी कुहू को कंफर्टेबल फील करने के लिए अपने साथ बिता रही थी। वही कियान दूर से कुहू को घूर रहा था, क्योंकि लंदन आने के बाद को उन्हें एक नज़र भी कियान को नहीं देखा था, उसे सिर्फ इग्नोर कर रही थी। अभी कियान मुंह बनाकर यह सब देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, ज्यादा सोचो मत क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कियान ने पलटकर देखा तो अक्षय उसे घूर रहा था। अक्षय को देखकर कियान ने अक्षय को घूरते हुए कहा, फादर इन लॉ, आप खुद जल रहे हो क्योंकि मदर इन लॉ और बेबी गर्ल दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आ रही है, और आप मुझे बता रहे हो कि कोई फायदा नहीं है उन दोनों को देखने से। कियान की बात सुनकर अक्षय उसे घूरने लगा। तभी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ है, काफी खूबसूरत, अगर वह थोड़ी छोटी होती ना तो मैं ही उन्हें प्रपोज कर देता हूँ। किया की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पिद्दी से लड़के, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती। अक्षय की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अभी पता चला, मेरी जुबान तो बचपन से ही ज्यादा चलती है। अक्षय की यह को घूरने लगा। वही कियान मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद पीहू ने कुहू को दवाइयाँ खिलाकर उसके कमरे में सुला दिया था और प्यार से उसके सर के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। होने पर किस करते हुए कहा, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। भले ही मैंने आपको जन्म नहीं दिया, पर मेरे लिए आप ही मेरी पहली बच्ची रहोगी। चाहे फ्यूचर में मुझे बच्चे हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मेरी बेटी हो। पीहू ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, चलो तुम्हें भी आराम की जरूरत है। इस आवाज को सुनकर पीहू ने अपना सर घूम कर देखा तो अक्षय प्यार से उसके सर पर सर रखकर कुहू के मासूम चेहरे को देख रहा था। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना कर खिलाया। अक्षय ने झटके से पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे में चला गया। बाकी सब भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। लंबी फ्लाइट के बाद वह लोग थक गए थे। अक्षय ने एक केयर टेकर को कुहू का ध्यान रखने के लिए कह दिया, क्योंकि कुहू कभी भी उठ सकती थी और अभी वह काफी कमजोर थी, जिस वजह से अक्षय अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। केयरटेकर को कुहू का ध्यान रखना को कहकर अक्षय पीहू के साथ रूम में आ गया। उसने पीहू को बेड पर बिठाया और खुद क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद अक्षय अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स लेकर आया। पीहू अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। अक्षय को देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। पीहू अभी तक नहा ही नहीं थी, क्योंकि सुबह उठते ही सभी लोग आ गए थे और उसके बाद कुहू पीहू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, और पीहू के हाथों पर लगे जख्मों के कारण अक्षय उसे बात भी नहीं दिलाना चाहता था।
अक्षय को देखकर पीहू कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय ने उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। यह देखकर पीहू ने कहा, अक्षु यह आप क्या कर रहे हैं? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तो ज्यादा सोचो मत। अक्षय की बातें सुनकर पीहू ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। यह देखकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो? पीहू ने अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अक्षय ने पीहू को इग्नोर किया और उसके कपड़े निकालने लगा। वही पीहू अपना एक हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन से लेकर उसके सीने तक ले जाते हुए उसकी बॉडी को सहला रही थी। अक्षय बार बार उसे आंखों से घूर रहा था पर पीहू मानने को तैयार नहीं थी। वह अक्षय को टीस कर रही थी जैसे उकसा रही हो। पीहू की हरकतों के कारण अक्षय अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। अक्षय ने पीहू को डांटे हुए कहा, ठीक से बैठो और मुझे परेशान करना बंद करो, वरना जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना होगा। अक्षय की बात है सुनकर भी पीहू नहीं मानी और शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर फिर से उसकी बॉडी पर यहाँ वहाँ हाथ फेरने लगी। आखिर में अक्षय ने थक हार कर लाचारगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम मुझे झेल पाओ, पहले से ही तुम काफी कमजोर हो चुकी हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, आप मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते, बट आई नीड यू अक्षु, मुझे आपकी जरूरत है। जो कुछ भी मेरे साथ इतने दिनों में हुआ वह सब कुछ भूलने के लिए मुझे आपके प्यार की जरूरत है, प्लीज अक्षु लव मी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखा। पीहू उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अक्षय ने गहरी सांस ली और खुद बेड पर आकर पीहू को किस करने लगा। अक्षय काफी प्यार से उसे किस कर रहा था, पीहू भी उसे प्यार से किस कर रही थी। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू के बॉडी से सारे कपड़े अलग कर दिए थे और खुद की भी। अक्षय ने दोनों को एक सफेद चादर से ढक दिया था और वह पीहू को प्यार कर रहा था। पूरे रूम में पीहू की सिसकियां सुनाई दे रही थी और अक्षय की तेज चलती सांस। अक्षय काफी ज्यादा जेंटल पेश आ रहा था जिससे पीहू को दर्द ना हो। पीहू सिसकियां लेते हुए बार बार उसका नाम ले रही थी। कुछ देर बाद भी होने थकी हुई आवाज में कहा, अक्षु अब नहीं, मैं थक गई। अक्षय ने पीहू की तरफ देखा जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि अक्षय अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ था पर वह अपनी बीवी को तकलीफ नहीं दे सकता था। वह पीहू के बगल में आकर लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। अक्षय की लेते ही पीहू रोल होकर उसके ऊपर आकर लेट गई। उसने अपना सर अक्षय के सीने पर रखा और अपने दोनों हाथ पैर अक्षय से लिपटकर सो गए। अक्षय भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए सीलिंग को घूर रहा था। भले ही उसने पीहू से कहा था कि उसे वंश की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर वंश ने अक्षय के बारे में कुछ कहा होता तो शायद अक्षय को फर्क भी नहीं पड़ता, पर वंश की बात की मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा अक्षय के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। अक्षय को वंश से डर नहीं था पर अक्षय ने वंश की आंखों में एक अलग ही आज देखी थी जिसे वह चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वही उसकी प्यारी बीवी थक-हार कर उसके ऊपर आराम से सो गई थी। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू को अपने बगल में सुला दिया और खुद उठकर तैयार होकर रूम से बाहर चला गया। पीहू जो कि नींद में आराम से सो रही थी, अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह नींद में ही चिल्लाने लगी। उसने अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, छोड़ो वंश, तुम मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसे। इतना कहते ही पीहू झटके से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। पीहू की आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। उसने अपने बगल में देखा, बगल में किसी को ना देखकर उसकी सांसें तेज हो गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और रूम से बाहर भागने लगी। वसुधा जी जो कि सीढ़ियां से ऊपर आ रही थी, उसे इस तरह से भागता देखकर हैरानी से उसके पीछे भागी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पीहू क्या हुआ?
पर पीहू किसी को सुन नहीं रही थी। वह लगातार कुहू के रूम की तरफ भाग रही थी। कुछ देर बाद वह कुहू के रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने झटके से दरवाजा खोला और अंदर आई। अंदर कुहू अभी भी आराम से सो रही थी। अपनी बेटी को आराम से सोता देखकर पीहू के चेहरे की परेशानी झटके से गायब हो गई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। एपिसोड 156 से 6 महीने बाद बोल अवनी। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू को आराम से बेड पर सोता देखकर पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से एक रूम के अंदर आ गई। होने के छोटे से चेहरे पर हाथ फेरा। उसके दिमाग में अभी भी जो कुछ भी उसने सपने में देखा था सब कुछ घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर हो रही हो। पीहू ने कुहू के पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहा, मम्मा आपको कुछ भी नहीं होने देगी बेबी, चाहे मम्मा को इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। रूम के अंदर वसुधा जी भी आ गई। उन्होंने पीहू की तरफ देखा जो कुहू के चेहरे की तरफ देखकर लगातार रो रही थी। वह धीरे से चलकर पीहू के पास आए। उन्होंने पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पीहू क्या हुआ है? आप इतनी क्यों घबरा रही हो? पीहू ने वसुधा जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, दादी मैंने देखा कि वंश ने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया है और वह इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी दादी, मैं बिना कुहू के नहीं जी सकती, मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन है। पीहू की बात सुनकर वसुधा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पीहू हमारे साथ भगवान है और कोई चाह कर भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों की जान बसती है एक दूसरे के अंदर। भगवान इतने बुरे भी नहीं हैं कि एक माँ को बेटी से और एक बेटी को माँ से अलग करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था और बुरे सपने हम हजारों देखे हैं। जरूरी तो नहीं कि हम हर एक सपने को अपने दिल में बसाकर इस तरह से डरते रहे। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू ने कुछ नहीं कहा और कुहू के छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके वंश के चेहरे को याद किया। उसके दिमाग में बार बार वंश के शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तुम में से कोई खुशी से नहीं जिएगा, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम भी बर्बाद होकर रहोगे। पीहू ने मन ही मन कहा, वंश राठौर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे मेरे अक्षु पर भरोसा है। 6 महीने बाद मल्होत्रा मेंशन। 6 महीने में काफी कुछ बदल चुका था। वंश का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वंश कहाँ है सिवाय अक्षय के। पीहू पूरी तरह से वंश को भूल चुकी थी। पीहू की फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस प्रमोशन और रिलीज डेट बाकी थी। आज मल्होत्रा मेंशन में काफी चहल पहल का माहौल था, क्योंकि आज विवान का परिवार अवनी को देखने के लिए आ रहा था। अवनी और विवान के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अवनी ने आखिर में विवान को माफ कर ही दिया था, क्योंकि वह दिल से विवान को कभी नहीं भूल पाती और जो प्यार अवनी के दिल में विवान के लिए था वह प्यार देखकर अमन ने खुद अवनी का हाथ विवान के हाथ में देकर अवनी से कहा कि वह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अमन और विवान भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस वक्त अवनी के रूप में अवनी बेड पर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। वहीं पीहू उसे देखकर हंस रही थी। कृपा जी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अवनी को घूर रही थी। संगीता जी एक कोने में बेड पर बैठकर चिप्स खा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वसुधा जी अंदर आई। उन्होंने कमरे के अंदर के नजारे को देखकर अपनी सारी बहू को डांटे हुए कहा, तुम लोग कब सुधरोगी? वसुधा जी की बात सुनकर कृपा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, माँ देखी ना, यह नालायक लड़की साड़ी पहनने को तैयार नहीं है, इसके होने वाले ससुराल वाले इसे देखने के लिए आ रहे हैं और यह नालायक कह रही है कि यह जीन्स टॉप पहने की। कृपा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने अवनी की तरफ देखा जो इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और ग्रे कलर के शॉर्ट्स पहनकर बैठी हुई थी। वसुधा जी ने अवनी को घूरते हुए कहा, अवनी के यह क्या है, आज तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं,
वह भी पहली बार, और तुम इस तरह से नाटक कर रही हो। वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने कहा, पर दादी मुझे साड़ी में चलना नहीं आता, आप क्या चाहती है मैं अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने धड़ाम से जमीन पर गिर जाऊं। अवनी की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे घूरते हुए कहा, इसलिए तो कहती थी कि साड़ी पहनकर देख लिया कर, अब देखे भगवान क्या होगा इस लड़की का। वसुधा जी की बात सुनकर अवनी ने एटीट्यूड से कहा, क्या होगा, मेरे 2-3 क्यूट से बच्चे होंगे जो मेरी तरह इंटेलिजेंट होंगे। अवनी की बात सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और छोटी सी कुहू अंदर आई। कुहू अब 6 साल की हो चुकी थी, उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई थी। उसने इस वक्त क्यूट सी पिंक कलर की फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। कुहू ने अंदर के नज़ारे को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आप में से किसी को अक्ल नहीं है होने वाले फूफा जी आते होंगे और आप सब लोग यहाँ पर टाइम पास कर रही हो। और अवनी हुआ, आप इतनी बड़ी हो गई, आपको कुछ समझ नहीं आता, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुहू ने आर्डर देते हुए कहा। कुहू की बात सुनकर अवनी ने मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम नालायक लड़की, इतनी छोटी होकर मुझ पर हुक्म चल रही हो, पता नहीं बड़ी होकर क्या करोगी, हिटलर की बेटी हिटलर। अवनी की बात सुनकर कुहू ने एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ठीक है मैं डैडी को बता दूंगी आपने उन्हें और मुझे हिटलर कहाँ है, पर डैडी आपको बताएंगे कि हिटलर कैसा होता है। कुहू की बात सुनकर अवनी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ मुझे छोड़ दे, तू और तेरा बाप दोनों सब पर हुक्म चलते रहो। अवनी की बात सुनकर कुहू ने कहा, ठीक है कुछ नहीं बताऊंगी, आप तैयार हो जाओ जल्दी। इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा जो अभी भी हंस रही थी। कुहू दौड़ते हुए जाकर सीधा पीहू के पैरों से लिपट गई। पीहू ने कुहू की तरफ देखा और उसे नीचे झुककर गोद में उठाकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्या हुआ बेबी। कुहू ने मासूमियत से पीहू के सीने पर अपना कर रखते हुए कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। पीहू ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर आपने कुछ खाया क्यों नहीं। कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आपके हाथ का पास्ता खाना है। कुहू की बात सुनकर पीहू ने कहा, ठीक है मैं आपके लिए बना देता हूँ, पहले मैं बुआ को तैयार होने में मदद कर देता हूँ। पीहू की बात सुनकर अवनी ने कहा, भाभी आप जाइए, इस छोटा शैतान के लिए पास्ता बना लीजिए, मुझे साड़ी पहनी आती है, बस मुझे साड़ी में चलना नहीं आता। अवनी की बात सुनकर पीहू ने अपना सर हिलाया और कुहू का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लिविंग रूम में काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि आज विवान जिंदल और उसके पापा मम्मी उसके बड़े भाई अवनी को देखने के लिए आ रहे थे। अवनी मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी थी, तो ऐसे में उसकी शादी के लिए मल्होत्रा फैमिली कैसे एक्साइड ना होती। आज सात्विक, साहिल, अक्षय सभी घर पर ही थे। साहिल की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। साहिल की शादी आज से ठीक 15 दिन बाद थी। अभी सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी लिविंग रूम के दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई, बल्कि आवाज सुनकर ओम जी ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खुला, उसे सामने विवान के पापा राम जिंदल और उसकी माँ साक्षी जिंदल दिखाई दी। साथ में विवान का बड़ा भाई अयान जिंदल और अयान की बीवी आयशा जिंदल खड़ी थी। साहिल ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंदर आइए। विवान, उसके पापा मम्मी भैया और भाभी सब लोग अंदर आ गए। ओम जी, संजय जी, करण जी, अक्षय, सात्विक सभी ने उन लोगों का स्वागत किया। सब लोग लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठ गए। विवान की माँ साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब हम आपके जितने उम्मीद तो नहीं है पर उम्मीद है कि आपको हमारा बेटा जरूर पसंद आएगा। साक्षी जी की बात सुनकर ओम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी ऐसा मत कहिए, अगर रिश्ते पैसों से तोड़ने लग जाए तो दुनिया में कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। सब पैसों के दम पर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। पैसा क्या है, हाथ की महल है। जरूरी नहीं कि आज हम जिस मुकाम पर है आगे भी इस मुकाम पर रहे, पर रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। अगर दिल से निभाया जाए तो पैसा आता जाता रहता है।
ओम जी की बात सुनकर जिंदल परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिंदल परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं था, पर मल्होत्रा के सामने वह काफी छोटे थे। तभी आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कहाँ है हमारे विवान की होने वाली दुल्हन। आयशा की बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले ही उन लोगों को सीढ़ियों से आवाज सुनाई दी, मैं आ रही हूँ। सब लोगों ने पलट कर देखा तो अवनी ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन की शिफॉन की साड़ी पहनकर नीचे आ रही थी। अवनी के बगल में ही पीहू चल रही थी। अवनी ने चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था और वह इस वक्त क्यामत उसके खुले लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह अपने ससुराल वालों को देखकर नर्वस फील कर रही हो। उल्टा उसके चेहरे की मुस्कुराहट उन लोगों को देखकर और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वहीं साहिल और सात्विक ने अपनी बहन की हरकतें देखकर अपने सर पर हाथ रख लिया था। उनकी बहन का भी नहीं सुधर सकती, यह बात वह दोनों अच्छे से जानते थे। कुछ देर में अवनी चलकर सभी लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। संगीता जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, अवनी बेटा, विवान के परिवार वालों को नाश्ता सर्व करो। संगीता जी की बात सुनकर अवनी कुछ कहती उससे पहले ही साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, हमें बेटी चाहिए, बहू नहीं, इसलिए प्लीज आप इसे कुछ करने के लिए मत कहिए। वैसे भी हम अपने घर में भी इसे कुछ नहीं करने देंगे। आखिर हमारी होने वाली बहू फूल की तरह नाजुक है, हम उसे कैसे काम करवाएं भला। साक्षी जी की बात सुनकर अवनी जो कि खड़ी थी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, आप तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। आपके बेटे को देखकर लगता नहीं है कि आप इतनी ज्यादा प्यारी होगी। आपका बेटा तो खड़ूस है, एक नंबर का खड़ूस, और आप तो पूरी एंजल हो। अवनी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के लोग उसे घूमने लगे। वही जिंदल फैमिली के लोग जोर जोर से हंसने लगे। विवान भी अवनी को घूर रहा था। अवनी ने विवान को खुद को घूरता देखकर एटीट्यूड से कहा, घूर क्यों रहे हो प्रिंस चार्मिंग, तुम्हारे बारे में क्या गलत कहा है। पहले तो मुझे एटीट्यूड दिखा दिखा कर मना करते थे, और अब फाइनली 6 महीने तक मेहनत करने के बाद जब मैं तुम्हें हाँ कहा है तो तुम मुझे घूर रहे हो। अवनी की बात सुनकर जिंदल फैमिली के लोग जोर जोर से हंसने लगे, और यह मल्होत्रा फैमिली के लोगों ने मन ही मन कहा, हमारी बेटी कभी नहीं सुधरने वाली।